हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में है। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो है ना, ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री के लिए। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, जो कि आपको हर चैप्टर में यूज़ होंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर कमांड बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, इस चैप्टर की भूमिका समझते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे पार्टिकल्स। सर पार्टिकल्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या होते हैं सर, आयंस होते हैं। इनके बारे में तो हमें पता है, पर देखो डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आप जो पढ़ के आए हो वो भी ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन ये क्या होते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम्स के बारे में। तो देखो एटम्स क्या होता है ना, एटम्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आगे लाइन जो है वो है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सर इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो एटम क्या होता है ना, वो छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, जिसका या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सर इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से बताओ। एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। देखो अगर मैंने आपके सामने लिखा H, तो ये क्या है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। बट क्या ये नेचर में इस तरह से मिलता है? नहीं सर, हाइड्रोजन में हमें जो नेचर में मिलता है वो तो H2 की फॉर्म में मिलती है। तो H2 क्या है सर, ये एलिमेंट है। तो यानी कि इसका सर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के रूप में मिलता है, H एटम के रूप में, ये बात तो सही है, पर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इसको जो है H2 में कन्वर्ट होना ही पड़ता है, इसीलिए इसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस है किसका यहाँ पे सर, H2 का है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने क्लोरीन लिया, तो ये क्लोरीन क्या है, एटम्स ऑफ क्लोरीन है या एटम ऑफ क्लोरीन है। बेसिकली एटम्स नहीं, एटम ऑफ क्लोरीन है। तो अगर ये एटम ऑफ क्लोरीन है तो क्या ये नेचर में इस तरह से मिलता है? नहीं मिलता है सर। नेचर में हमें क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में मिलता है। अगर वो Cl2 की फॉर्म में मिलता है तो ये एक एलिमेंट है। हाँ सर, अगर ये एलिमेंट है पर इसका देखो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इससे क्या समझ में आया कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और कर भी सकता है, इसीलिए लिखा था मे और मे नॉट। तो सर ऐसा कौन सा एटम होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सकता है? जैसे आपने सोडियम सुना है, तो सोडियम नेचर में किस तरह मिलता है सर, Na की फॉर्म में मिलता है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सर एक ही एग्जाम्पल दोगे क्या, कुछ और नहीं है? और भी हैं, देखो जैसे आपने वो सुना है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल ये जो गैस होती है ये रिएक्ट नहीं करती, जैसे He2, He4 ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो इनका भी क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो सर ये तो समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो एटम क्या हो सकता है, या तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगा या नहीं करेगा। तो एटम क्लियर हो गया होगा। अब सर क्लियर करते हैं मॉलिक्यूल। आखिरकार ये मॉलिक्यूल क्या होता है? तो देखो जब हम मॉलिक्यूल लिखेंगे तो मॉलिक्यूल में आप ये समझो कि जो मॉलिक्यूल होता है वो होता क्या है। उससे भी पहले एक एलिमेंट टर्म समझ लेते हैं। देखो एलिमेंट क्या होता है ना, जब एटम्स ऑफ सेम, या इसकी मैं डेफिनेशन आपको मैं दिखा देता हूं, मैंने लिखी थी, ये देखो, सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब ऐसे सब्सटेंस बताने हैं जिसके मॉलिक्यूल बने हों सेम एटम से। जैसे मैंने आपके सामने लिखा H2, अगर मैंने आपके सामने लिखा H2, तो H2 क्या है सर, मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया, मॉलिक्यूल है। पर इसके एटम कौन कौन से? सर इसके एटम्स तो H और H है, तो ये सेम एटम से मिलकर बना है ना, H प्लस H मिलकर ही तो H2 बना रहा होगा। तो ये क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। जैसे मैंने Cl प्लस Cl लिखा, तो ये क्या है, Cl2 है, तो ये क्या है, एक हिसाब से ये दोनों एलिमेंट है और मॉलिक्यूल भी हैं। अब सर मॉलिक्यूल के बारे में बताओ, मॉलिक्यूल क्या होता है?
तो देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। तो सर एटम और इसमें डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस सीधा सा है, एटम क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, वो तो ये भी है सर, मॉलिक्यूल भी है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये है कि जो एटम होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होता है, बट उसका या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो एटम कहलाता है। बट अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होगा, बट उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए। अगर उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे मैंने आपको लिखा H, ये क्या है? एटम है। मैंने लिखा H2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। और साथ में ये क्या है सर? एलिमेंट भी तो है। क्यों? क्योंकि ये बना किससे है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। तो ये क्या है? एलिमेंट है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा Cl, Cl क्या है? एटम्स है, एटम्स या एटम लिखोगे, एटम्स नहीं, एटम। Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है, पर साथ में क्या है? ये एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो अब देखो और समझते हैं इसको बढ़िया से, ताकि आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन मैंने एक जगह लिख रखी है, तो वो आपको मैंने यहाँ पे अलग से डेफिनेशन लिख दी है कि एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मैटर विच इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एटम करोगे ना तो मॉलिक्यूल बन सकते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन अगर सेम टाइप का है तो एलिमेंट होगा, और डिफरेंट टाइप का है तो मॉलिक्यूल होगा। सर ये एक बार मॉलिक्यूल का और ये एलिमेंट का मतलब फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो अगर सेम टाइप के मतलब एटम जुड़ रहे हैं तो वो एलिमेंट है, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं एटम तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पर मॉलिक्यूल ही कहलाएंगे। जैसे मैंने H और O ले लिया तो ये क्या बनाएगा सर? H2O, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर मैंने ले लिया जैसे NCl तो इसने बनाया NCl3, तो ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। मैंने अगर लिया N और O तो ये बना सकता है N2O2, N2O5, ऐसे कुछ भी बनाएगा, तो ये क्या है सर? मॉलिक्यूल है। तो देखो एटम, मॉलिक्यूल और आयन बिल्कुल क्लियर ना, आयन तो भी नहीं पढ़ा है। एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आप क्या लिखोगे अगर डेफिनेशन आएगी? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल समझा था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स के होते हैं। अगर एक ही टाइप के एटम मिलकर बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। और मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और सेम एटम भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इसका, वो अगला टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सर ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है क्या? देखो डाल्टन एक थोड़े से आलसी टाइप के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अलग फंडा अपनाना शुरू किया। पहले तो ये जो ग्रीक वर्ड से लिया है, इन्होंने जो एटम्स है ना, ये एटम बना किससे है? ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड कौन सा? एटमॉस। अब ये एटमॉस क्या होता है सर? एटमॉस मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। मतलब कि एटमॉस होता है एक ग्रीक वर्ड जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उससे बना है एटम। तो एनी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मतलब ये देखो, ये बताना चाह रहे थे कि एटम जो होता है ना, वो एनी सब्सटेंस यानी कोई भी जो सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बना होगा? किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको इन्होंने एटम कहा। जैसे आप एक एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर कोई दीवार बनी है तो दीवार किससे बनी होती है सर? ईंट से बनी होती है। तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है सर? एक छोटी सी ईंट है ना, उसी से तो पूरी दीवार बनी है। तो इन्होंने भी यही बोला कि कोई भी सब्सटेंस है वो बना होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको एटम कहा। जैसे आप एग्जांपल के लिए वो दीवार ले सकते हो कि जो दीवार होती है वो एक ईंट से मिलकर बनती है, तो वो पूरा एक सब्सटेंस है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। इन्होंने क्या बोला? एटम्स कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। यहीं से थोड़ी दिक्कत हुई। मतलब बात तो ये कह रहे थे कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर आप एक ईंट की स्टडी कर लोगे तो पूरी दीवार की स्टडी कर सकते हो, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। पर इन्होंने ये बोल दिया कि एटम्स को जो है ना फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब इन्होंने एटम बोला कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है
अगर आप इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे मैं एक पेज फाड़ना पड़ेगा इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पेज नहीं फाड़ता हूँ। जैसे मैंने ये एक पेज फाड़ा, अगर मैं इसके फर्दर टुकड़े करते जाऊँ तो पहला टुकड़ा देखो ये बना, ठीक है, फिर मैंने इसके और टुकड़े करे, जैसे ये एक टुकड़ा और हो गया। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाऊँगा। मान लो वो सीन आ गया, मैं इतना छोटा नहीं करता हूँ, जैसे अब आपको दिख रहा होगा ये सबसे छोटा बन गया ना, मान लो एक हिसाब से। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको इन्होंने क्या बोला सर, एटम बोला। तो एटम क्या बोला इन्होंने, एटमॉस से आया, ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब था इनडिविजिबल, यानी कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको उन्होंने एटम्स बोला था। और देखो और क्या लाइन है इसमें, फिर इन्होंने ये बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। इन्होंने ये भी बोला था कि एटम्स जो होते हैं ना वो किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने किसी दीवार की स्टडी करनी है तो आपने एक ईंट पकड़ ली, अब वो ईंट जो है ना सब ईंट जैसी तो होंगी, ईंट ईंट मिलकर ही तो मकान बनता है। तो वैसे ही सेम बात थी कि एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट कह रहा है आइडेंटिकल होंगे एंड एटम्स डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफ ईच अदर, मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो हैं वो अलग अलग होंगे। ये बात सही है। फिर उन्होंने एक पॉइंट और बोला कि एटम्स कैन नॉट बी जनरेटेड, मतलब एटम्स को जो है आप जनरेट नहीं कर सकते, यानी एटम को आप बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है किसी रिएक्शन को करो और उसमें कोई नया एटम मिल जाए। जैसे आपने H और I की रिएक्शन कराई और वहाँ पे कह रहा है नया एटम मिल गया, मान लो आपको Cl मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। एटम को आप कोई जनरेट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे आपने H और I की रिएक्शन कराई और वो डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो गया, मान लो H अलग खत्म हो गया, I अलग खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि एटम्स को आप ना जनरेट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो उस केमिकल रिएक्शन में ना ही एटम जो होते हैं वो जनरेट होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। वो केवल क्या कहते हैं, उनका रीऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने मैंने जैसे लिखा है ये H और H आपस में क्या कहते हैं, I और I के संग कंबाइन करें तो इन्होंने बनाया HI। तो देखो आपने रिएक्शन में गौर किया होगा, पहले भी 2 H के एटम थे, जब यहाँ पे आए तो भी 2 H के एटम हुए, और यहाँ पे I और I 2 एटम थे और यहाँ पे भी 2 I बने। तो यानी कि ये केवल इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ना कि क्या कहते हैं, आपने ये नहीं देखा कि HI और HI मतलब जो ये बने हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत अलग एटम बन गए। तो यही बात ये इन्होंने कह रखी थी कि क्या कहते हैं, एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है और ग्रीक वर्ड एटमॉस से मिलकर बना है, और क्या कहते हैं सारे एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और एटम को ना जनरेट किया जा सकता और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट फिर देखो ऐसा जब इन्होंने बोला कि इंडिविजिबल तो थोड़ी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि ये पता चला कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर क्या हुआ ना, फिर एक ब्रांच जैसी चल गई कि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होने लग गए। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक तो एटम है और सब मतलब उससे भी छोटे, तो सब एटॉमिकल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, जिससे ये पता चला कि एटम्स भी जो है फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड एटम। अब एटम के अंदर जो पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, जैसे पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड एटम, यानी वो पार्टिकल जो एटम के अंदर पाए जा रहे हैं उनको क्या बोला, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हमारी केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं डेली, वो लगभग पुरानी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पुरानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये लगभग 15, 25, 30, 35 साल पहले वाली मतलब केमिस्ट्री टाइप की है, 40-45 साल उससे पहले। तो अभी वैसे तो 40 से ऊपर क्या कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, क्वार्क, एंटी क्वार्क, वो नहीं पढ़ना है हमें जो अभी सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ना है वो एक तो पढ़ना है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, दूसरा पढ़ना है प्रोटॉन के बारे में और तीसरा पढ़ना है न्यूट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, उसका मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो आइए समझ रहे थे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इसमें यानी एटम्स के अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हमें जो पढ़ने हैं वो एक तो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो अब इनकी डिस्कवरी किसने की गई थी, तो देखो आप जो है अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। बट यहाँ पर कई बच्चे गलत करते हैं, रदरफोर्ड दे देते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो है ना वो प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं करी थी, क्या कहते हैं गोल्डस्टीन ने ही की थी, तो आपको ध्यान रखना है। और जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी। अगर हम इनके मास को कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1
इंटू 10⁻⁻31 kg, जनरली इसको जो है kg में लिखते हैं, ग्राम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास जो होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना वो होता है -1.6 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसको जो है हम जनरली ग्राम में लिखते हैं, किलोग्राम में भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और अगर आप बात करें क्या कहते हैं इसकी, तो इसका जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि देखो अब कोई नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, हमें ये पता है कि एटम क्या होता है सर, न्यूट्रलाइज होता है। अब कोई भी एटम न्यूट्रल है, अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ मिली है तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ भी तो होनी चाहिए जो उसको बैलेंस कर सके ना। मान लो ये नेगेटिव पार्ट है, अब ये एटम के अंदर मिला, और एटम क्या होता है न्यूट्रल, तो उसमें कुछ पॉजिटिव पार्ट भी तो होना चाहिए जो उसको न्यूट्रल कर सके। तो वही चीज़ क्या थी कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पाया गया तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था। तो उसी चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम इनके रिलेटिव चार्ज देखें तो अगर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को अगर हम एक यूनिट मान लें तो उसके आगे माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा। और इसका रिलेटिव चार्ज देखो, इसको अगर हम एक बोल रहे हैं और इसको एक बोल रहे हैं तो फिर बाद में साइन लगा देने, यहाँ पे माइनस का, तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होगा वो -1 होगा और प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होगा वो +1 होगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन जो होता है ये चैडविक ने डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन का मास वैसे तो स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में, बट हम यहाँ पे जो है इक्वल ही मान लेते हैं। तो इसका जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और चार्ज जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन है तो इसके ऊपर चार्ज 0 होगा और रिलेटिव चार्ज भी इसका आपस में 0 ही होगा। तो अब हमने एटम के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया और एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी समझ लिया। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो अब इनकी हम कैलकुलेशन कैसे करें। तो आइए अब हम जो समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी अगर आपको जो है कोई मतलब क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको कोई एलिमेंट दे रखा है या एटम दे रखा है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। अगर आपको कोई सिंबल दे रखा है, बेसिकली आपको सिंबल ऑफ एलिमेंट कैसे दिया होगा, इस फॉर्म में दिया होगा, एक्स जेड ए की फॉर्म में। सर इस एक्स का मतलब क्या है, ये कोई एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्स क्या है, एलिमेंट, एटम हो सकता है। ये सर ए का क्या मतलब है, ए यहाँ पे होता है मास नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, यानी ये बताता है कि एलिमेंट का मास नंबर कितना है। और जो जेड होता है ना ये उसके एटॉमिक नंबर को बताता है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब वो पीरियोडिक टेबल में किस स्थान पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर एटम का केस है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर जेड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसमें प्रेजेंट पाए जाने वाले प्रोटॉन के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली एटॉमिक नंबर, जैसे आपसे बोल दिया सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो सोडियम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे आपसे बोल लिया जाए बेरिलियम का आपको बताना है एटॉमिक नंबर, तो बेरिलियम में जितने प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और एटम क्या होता है सर, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होता है तो यानी कि उसमें अगर हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो कोई चीज़ न्यूट्रल होगी। मान लो एक +1 है और एक -1 है, तभी तो ये मिलके 0 होगा। ऐसा थोड़ी कि एक +2 है और एक -1 है और 0 कर दे, नहीं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक नंबर क्या है एटम के केस में, तो एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अगर आयन हुआ चेंज हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटम में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं इसीलिए यहाँ पे Z बराबर NP = NeB आप लिख सकते हो। और मास नंबर क्या होता है सर, अब इसके बारे में बताओ। तो मास नंबर क्या होता है ना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन। देखो अगर आप एटम के मास को कंसीडर करोगे तो आपको जब मैं बता रहा था इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इसीलिए जो मास नंबर होता है ना, यानी मास ऑफ एटम होता है, उसमें जनरली हम इलेक्ट्रॉन को जो है निगलेक्ट कर देते हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं तो जो मास नंबर आता है वो मास ऑफ न्यूक्लियन के कारण आता है। और जो मास ऑफ न्यूक्लियन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जो मास ऑफ न्यूक्लियन होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मास नंबर को लिख सकते हो मास ऑफ न्यूक्लियन, और मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपने ये देखा था कि एटम्स का केस है, 4 एटम्स, ठीक है। एटम्स के केस में क्या देखा, Z बराबर था NP, और NP ही क्या था, इलेक्ट्रॉन था। क्या देखा था आपने एटम के केस में, Z बराबर था NP, और NP किसके बराबर था, इलेक्ट्रॉन के बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो आप NP की जगह पे NE भी लिख सकते हो, यानी आप एक फॉर्मूला ये लिख सकते हो कि A बराबर N तो ऐसे इट इज प्रोटॉन की जगह आपने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, A माइनस NP भी कर सकते हो या NE भी कर सकते हो। और A माइनस NP जब आप करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, NP किसके बराबर होता है, Z के, तो NN आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, A माइनस Z। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे बोला जाए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आपको सीधा ये देखना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालोगे आप, सिंबल लिखोगे। सिंबल आपको ये पता है कि किसी एलिमेंट का सिंबल क्या हो सकता है, X Z A। तो ये A क्या होता है सर, मास नंबर होता है, ये आपको अब क्लियर रखना है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और Z बराबर किसके होता है, NP और Ne, क्योंकि अगर एटम है तो एटम क्या होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो जितने आपके प्रोटॉन आएंगे तो NP ही किसके बराबर कर दोगे आप, Ne के, सिर्फ एटम के केस में। और क्या करोगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए A निकालना है मास नंबर, तो आप क्या ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, मास नंबर माइनस Z कर दोगे। तो सर अब हमें ये बता दो कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसका मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो टेबल की तरफ चलते हैं और समझते हैं। तो देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको जो है 20 तक के एलिमेंट के कम से कम Z A और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने आने ही चाहिए। मतलब आपको जो है ना, अगर पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर, वैसे तो मैं 30 तक कहूँगा, पर मैं आपको अभी 20 तक ही समझा रहा हूँ, आप 30 तक पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। आपको 1 से लेकर 30 तक सभी के Z मालूम होने चाहिए और उनका मास नंबर मालूम होना चाहिए। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलोगे, आप अपने पीरियोडिक टेबल ले लेना, उसमें आप देखना जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन, फिर क्या होता है, हीलियम, ये उसके मास नंबर लिख रहा हूँ, Z ना एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। तो देखो एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मतलब नियोन तक है 10 शुरू में। अगर इनका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 1 से लेकर 10 तक इनका एटॉमिक नंबर हो गया। अब A क्या होता है सर, मास नंबर होता है। अब मास नंबर क्या होगा, देखो ये आपको याद करने होंगे। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1.008 कुछ होता है, पर अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो ना, 1.008 करके क्यों अपनी कैलकुलेशन खराब कर रहे हो। तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 10 और 11 होता है। और यानी कि ये क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। जब आइसोटोप आपको बाद में बताया जाएगा, आइसोटोप क्या होता है कि एक एटम के जो है मास नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट के, तो बाद में आएगा। तो इसका 10 और 11 हो सकता है, और कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है और नियोन का 20 होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है NP और Ne क्या होंगे। तो आपको ये पता है कि एटम है, तो एटम में क्या होता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और एटम न्यूट्रल होता है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 10 किया। अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सीधा फॉर्मूला था A माइनस जेड, A माइनस जेड कर लो। देखो A कितना है इसका, A है 1 और Z कितना है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं 0।
फिर आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हीलियम में, तो आप A माइनस जेड करो। A यहाँ पे कितना है देखो 4, और Z कितना है तो 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। अगर आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, मास नंबर लिथियम का चेक करो, 7 माइनस 3 4, ऐसे ही घटाते चलो, क्या कहते हैं 9 माइनस 4 क्या होगा 5। अगर 10 लेते हो तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और 11 लेते हो तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। अगर कार्बन का देते हो तो मास नंबर माइनस जेड करोगे तो 12 माइनस 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आ जाएंगे, 14 माइनस 7 7 आ जाएंगे, 16 माइनस 8 8, ऐसे करके आप कर सकते हो। ये तो हो गया 10 तक। अब हम बात करते हैं आगे, 20 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए, बाकी अगर आप 30 तक याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ गड़बड़ हो जाएगा या मैंने कुछ बहुत भारी चीज़ याद कर ली। तो देखो जो सोडियम होता है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। तो अगर आपसे इनका जेड पूछा जाए तो जेड ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसका ए क्या होता है, ए जो होता है ना वो उसका होता है मास नंबर। तो मास नंबर सोडियम का आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ से आ गया, प्रूफ करो, प्रूफ नहीं, इसका मास नंबर आपको याद रखना है। तो जैसे सोडियम का मास नंबर होता है 23, तो आपको डायरेक्ट 23 याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, और फिर 28, 31, 32। तो देखो क्लोरीन के 2 मास नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसोटोप वाला केस है। तो क्लोरीन के 2 मास नंबर होते हैं 35 और 37। तो परसेंटेज ऑफ अकरेंस देख के पता चलता है, जब आप आइसोटोप वाला टॉपिक पढ़ोगे एवरेज एटॉमिक मास, तो वहां पे आएगा। तो 35 और 37 दोनों होते हैं। और आप बात करें ऑर्गन की तो 40 होता है इसका, पोटेशियम का घट जाता है 39 और कैल्शियम का 40। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटम के केस में जेड के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो आप यही कॉपी कर दो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब न्यूट्रॉन निकालने, एन का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस जेड था। अब ए यहाँ पे क्या होगा मास नंबर जो कि 23 है, और जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो जब आप 23 माइनस 11 करोगे, यानी 23 माइनस 11, तो सोडियम के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12। फिर आप क्या करोगे, मैग्नीशियम के 24 माइनस 12 करोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 24 माइनस 12 12 आ जाएंगे। फिर आप 27 माइनस 13 करोगे तो 14 आ जाएगा, 28 माइनस 14 करोगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो इनमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना आ गया। तो किसी एटम्स के लिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख गए। कैसे सीखे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, एटम के केस में। तो जेड बराबर आप लिख सकते हो एनपी बराबर एन। अगर आपसे बोला जाए कि न्यूट्रॉन निकाल लो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। तो ये हमने क्या करा, 20 तक लिखना सीख लिया। अब तो वीडियो की लेंथ जो है बड़ी होती जा रही है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करा दूंगा इसके ऊपर कुछ और। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।